टैक्स का भी डिस्कस कर रहे हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पहला दिया है, इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट इन कनाडा अमाउंटिंग टू 30,000, 1/3 रिसीव्ड इन इंडिया, तो फाइंड आउट द इनकम विच इज लायबल टू बी टैक्स इन इंडिया इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट। तो नॉन रेसिडेंट को इंडिया में अगर एक्रूड रिसीव दोनों इंडिया में होता तो इंडिया में टैक्सेबल होता, लेकिन अगर एक्रूड रिसीव दोनों बाहर है और बिजनेस कंट्रोल कहीं से भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बिजनेस कंट्रोल भी होता तो फिर इंडियंस के लिए टैक्सेबल होता। लेकिन यहाँ पे कंपनी भी कनाडा का, ऐसा डिपॉजिट कनाडा है, मतलब एक्रूड भी कनाडा में है, और बोला 1/3 इंडिया में मिला उसको, तो इंडिया में उसका 1/3 ही टैक्सेबल होगा जितना रिसीव्ड इंडिया में होता है। यानी आंसर ये होगा 30,000 का 1/3 10,000। ये देखो आंसर, हाँ 1 का ये। नेक्स्ट बोला मिस्टर लालू सिंह received a hostel allowance of 1,000 per month. He has 3 children. None of the children are studying. The taxable hostel allowance, if you opt out of old regime, will be opt out of for old regime, मतलब he opt for old regime, मतलब old regime लेता है तो उसका अलाउंस मिलना चाहिए। हाँ मिलना चाहिए सर। कितना अलाउंस मिलेगा सर? रूल क्या है, जितना मिल रहा है माइनस क्या करते हैं, हॉस्टल अलाउंस की केस में 300 रुपया पर मंथ, मैक्सिमम ऑफ 2 चाइल्ड, तो 300 इंटू 12 इंटू 2, उसको टोटल 1,000 पर मंथ मिल रहा है, पर चाइल्ड 1,000 नहीं मिल रहा है, मतलब उसको 12,000 मिल रहा है साल का, जिसमें उसको छूट कितना मिल जाएगा? 300 इंटू 12 इंटू 2 कितना होगा? 7,200। उतना छूट मिल जाएगा, मतलब बाकी 4,800 उसके लिए टैक्सेबल। अच्छा, उसका बेटा बेटी कोई पढ़ नहीं रहा है सर, वो जो स्पेशल अलाउंसेस है 3 हेड में अलाउंस को बांटते हैं हम। बेसिक वाला फुल्ली टैक्सेबल होता है एचआरए को छोड़ के, सेकंड वाला हेड में जितना था वो डीटीसी यूपीए, उसका रूल क्या था कि जितना खर्चा करे उतना छूट, लेकिन वो सीसी और टीटी जहाँ पे अमाउंट फिक्स है अलाउंसेस कितना छूट मिलेगा, वहां पे खर्चा कर रहे नहीं कर रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है फर्क नहीं पड़ता, तो 4800 उसके लिए टैक्सेबल होगा, बाकी छूट हो जाएगा। ठीक है, देखो 2 का सी एकदम राइट। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ मिस्टर ए। कोई आंसर नहीं समझ में आया तो बोल देना, वापस पूरा डिस्कस कर लेंगे। हमें मान के चल रहा है कि हम जो सॉल्यूशन बता रहे हैं आपको क्लियर हो रहा है तो हम आगे बढ़ जा रहे हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ मिस्टर ए हु इज द पार्टनर ऑफ मेसर्स ए बी एंड कंपनी इज, प्रॉफिट में जो शेयर मिले पार्टनर को उसके लिए एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेबल है, टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम है, टैक्सेबल एज सैलरी है, टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। क्या लगता है आपको? सर टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम बेटा नॉट टैक्सेबल, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। तो हाँ प्रॉफिट पे ऑलरेडी बिजनेस टैक्स दे चुका है ना बेटा। एक बात समझना, पार्टनर को मिलता है सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट। इस सैलरी कमीशन को बोलते हैं रेमुनरेशन। सैलरी कमीशन फीस, इस नाम से पार्टनर को कुछ भी मिले इसको बोलते हैं रेमुनरेशन। तो यानी पार्टनर को रेमुनरेशन और इंटरेस्ट और फिर प्रॉफिट में शेयर मिलता है। रेमुनरेशन और इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो उसका बिजनेस इनकम में टैक्सेबल हो जाएगा। सैलरी नहीं मानेंगे उसका रेमुनरेशन, क्योंकि पार्टनर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता नहीं है, तो उसको जो सैलरी मिल रहा है, क्योंकि बिजनेस अपना पीएल में सैलरी से छूट ले रहे हैं ना, एक एक्सपेंस के रूप में माइनस कर ले रहा है बिजनेस उस सैलरी और इंटरेस्ट और फीस और कमीशन को, यानी रेमुनरेशन और इंटरेस्ट को, तो वो फिर बिजनेस के लिए माइनस हो गया तो पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल। लेकिन अल्टीमेटली जो नेट प्रॉफिट बच रहा है बेटा उस पर तो बिजनेस टैक्स दे रहा है ना 30%, पार्टनरशिप पे फ्लैट 30% टैक्स है। हाँ। तो बेटा उस पर बिजनेस एक बार टैक्स दे दिया, फिर वो पार्टनर में बटा, उस पर दोबारा पार्टनर पे भी टैक्स लगा दोगे? नहीं, मतलब एक ही इनकम पे कितनी बार टैक्स देना है? समझ रहे हो मेरा बात अंकिता? हाँ सर समझ। तो यहाँ पे एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स हो जाएगा, तो 3 का ए आंसर होना चाहिए, 3 का ए। नेक्स्ट आ जाओ 4 पे। मिस्टर एक्स इनकर्ड अ लॉस ऑफ 99,000 फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस horses and received rent from land rupees 1,30,000. His income from other source will be,
बोलो 90,000. बेटा, पहला बात तो ये लॉस है। हाँ सर 1,30,000 होगा. 1,30,000 उसको रेंट मिल रहा है। ओह rent. रेंट कौन साइड में जाएगा? हाउस हाउस प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी. लेकिन हाउस बेटा, प्रॉपर्टी हम में आपको फंसाए और आप फंसे। अंकिता, आप करेक्ट थे बेटा, ये रेंट फ्रॉम लैंड है। और हाउस प्रॉपर्टी में क्या टैक्सेबल है? घर। घर जमीन घर है क्या? नहीं. 4 दीवार घर है ना, बिना छत के। हाउस हाँ. प्रॉपर्टी पढ़ते हो तब बोलता है ये लाइन। तो यानी सर उसका 1,30,000 का इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। क्या ये इनकम ओनिंग एंड मेंटेनिंग का लॉस से एडजस्ट हो सकता है? नहीं। ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉस्पिटल का सेट ऑफ रूल क्या है? उसी हेड से एडजस्ट होगा। ओनिंग एंड मेंटेनिंग से जब इनकम आएगा तब उससे एडजस्ट करना, और कोई हेड से एडजस्ट नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे 1,30,000 पूरा इनकम पूछा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो 4 का बी। देखो, कंफ्यूज करने के लिए नेगेटिव 90,000 भी दिया, और आपका बात करेक्ट था कि सर इनकम मतलब लॉस भी होता है, क्योंकि टैक्स बोलता है इनकम या लॉस दोनों एक ही बात है। नेगेटिव इनकम को लॉस बोलते हैं। तो ये 90,000 भी तो ठीक ही दिया तो ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा इनकम है, इसलिए हम 1,30,000 आंसर करेंगे। तो 4 का बी। ठीक है, हाँ समझ सर. में आया? नहीं समझ में आया तो डिबेट करना। हाँ सर. Under old regime, the maximum amount which can be donated in cash for claiming deduction under 80G. हम कैश में डोनेशन देके क्या 80G में डिडक्शन ले सकते हैं? आप बोलोगे हाँ, कितना रुपया तक? उससे ज्यादा दोगे तो ना। चलो ट्राई मारो, तुक्का ही मारो। सर 10,000. मेरे को तो याद है 2,000। एक बार फिर भी चेक करते हैं। सर लेकिन 2 ऑप्शन 10,000 कैसे हुआ? 5 का डी। अच्छा, ये तो ब्लंडर है सबसे बड़ा। एमसीक्यू पेपर आएगा, मार्क करोगे कैसे? हाँ. रिटर्न हो तो भी बोल सकते हो बोथ बी एनसीआर करेक्ट। लेकिन एमसीक्यू में मार्क कैसे करके आओगे? अगर ये पहला बात तो 10 आंसर नहीं है, 2,000 आंसर है। 2,000 आंसर है। देखो 5 का डी। ठीक है, हाँ. 2,000 रुपया तक कैश में डोनेशन दो, डिडक्शन मिल जाएगा 80G में। उससे ज्यादा कुछ भी डोनेशन देना है बेटा, लोग ऑलवेज पे थ्रू अकाउंट। अब वो चेक से दो, डीडी से दो, ट्रांसफर करो, जो भी करो। मोती हैज वॉन ए स्टेट गवर्नमेंट लॉटरी। ठीक है, 1,00,000 रुपए का लॉटरी जीता है ऑन 11/10/2023। द स्टेट गवर्नमेंट शुड डिडक्ट टैक्स विनिंग अमाउंट टू। कितना टैक्स काटेगा स्टेट गवर्नमेंट? 30%. 30% प्लस 30% का 4% सेस कितना होता है? 30 का 4% कितना होता है? 1,200. इस हिसाब से तो 31,200 कट। ओ नहीं, ठीक है। 31.2%. हाँ, तो 1,00,000 का 31.2 कितना होगा? 31,200 ही आ जाएगा ना। हाँ. 6 का आंसर दिया है डी। नहीं, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। सेस तो तुमको अलग से जमा करना पड़ता है। हाँ नहीं, ठीक है, टैक्स जारी कटेगा। ठीक है, आप राइट हो, आप राइट हो। ठीक है, 30% यानी 30,000 कट जाएगा। एज पर यूनियन लिस्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एज पर यूनियन लिस्ट 1, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ लेजिस्लेचर एंड ड्यूटीज ऑफ कस्टम इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज, दैट इज कस्टम एक्ट एंट्री नंबर। अब ये रख लो, ये आंसर्स पढ़ के नहीं लिख पाओगे। जो एंट्री नंबर कितने कस्टम्स में ना लिस्ट होता है, एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2, तो एंट्री नंबर कितना में बताया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर बनाने का राइट है। 7 का बी, ये याद कर लो, एंट्री नंबर 83। इसका कोई ऑप्शन नहीं है। एक बात बता रहे, याद कर लो ये वाला, क्योंकि हम बता देते हैं सैंपल पेपर से आपका 15 से 20 नंबर का पेपर छपा हुआ रहेगा, सेट 1 सेट 2 जो दिए, इसीलिए हम इतना डिस्कस कर रहे हैं। तो याद कर लो, ये एक तो याद कर लो। सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर कहाँ लिखा हुआ है कस्टम में? एंट्री नंबर 83 में। हाँ, मेरे जन्म की 1 साल पहले 1983।
X and company supplies registered and supplier X and company as supplier registered under GST in Meghalaya. बाबा want to opt for composition levy. बताओ उसको एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट कितना होगा? 75 lakh. वेरी गुड. और बाकी स्टेट होता तो मैं वो एक लिस्ट है 1.5 उसको छोड़ के तो 1.5 करोड़ मतलब 150 लाख बोलता है उसको. ठीक है, ये लोग लिखता भाई है 150 लाख. बात एक ही है 1.5 करोड़, लेकिन एग्जाम में याद रख लेना कि वो 1.5 करोड़ और 150 लाख सेम है. ठीक है. कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नाइदर अ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट अ सप्लाई ऑफ सर्विस. मतलब इनमें से कौन सा ना तो गुड्स का सप्लाई है ना सर्विस का सप्लाई है. बोलो, ट्राई करो. वर्क कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, सर्विस ऑफ फ्यूनरल ब्यूरियल सेरेमनी मोटरी या रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. ऑप्शन सी लग रहा है. हाँ, ये टैक्सेबल नहीं है, इसीलिए इसको न तो दोनों डेफिनेशन में नहीं रखा है. एग्जम्प्टेड है ना सर. अभी तक इंडिया गवर्नमेंट मरने पे टैक्स नहीं ले रहा है. मरने पे, हंसने पे और सोचने पे टैक्स नहीं. ठीक है, तो सोच सकते हो, मर सकते हो और हंस सकते हो. अंडर जीएसटी फीस चार्ज फॉर योगा कैंप, बाप रे बाप, कंडक्टेड बाय ए चैरिटेबल ट्रस्ट विल बी. आपसे हम योगा कैंप लगाया, हम उस पर आपसे फीस ले रहे हैं. ठीक है, उस पर जीएसटी लगेगा क्या? पहला बात तो हाँ सर लगेगा. मेरे हिसाब से तो 10 का ही टैक्सेबल है. देख लेते 10 का बी. 10 का बी. वाह, याद कर लो योगा एग्जम्प्टेड है इंडिया में. मतलब बाकी वो सब पे टैक्सेबल है जो हॉस्पिटल चार्जेस वगैरह, लेकिन योगा पे एग्जम्पशन है. ये अलग से याद करने लायक लिस्ट है. ठीक है, योगा एग्जम्प्टेड है इंडिया. ठीक, अब याद रह जाएगा. एक बार डिस्कस हो गया तो याद आ जाएगा. अच्छा, योगा आया मतलब बाबा रामदेव को स्पेशल छूट है. विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पर्सन शेल बी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड irrespective of size of their turnover. नॉर्मली क्या बोलता हो? 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख गुड्स के केस में, या 20 लाख, 40 लाख, 10 लाख और 20 लाख सर्विस के केस में लिस्ट है ना. इससे ऊपर होता आपको टर्नओवर अगर आप पैसे याद हो तो रजिस्टर्ड करना है. बट इनमें से किसको रजिस्टर्ड करना ही है, भले ही उसका टर्नओवर लिमिट से कम है. पर्सन आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर आरसीएम, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ऑल ऑफ द अबव. ये आंसर हम ये आंसर हम नहीं डिस्कस करेंगे. ठीक है, ऑल ऑफ द अबव आंसर है. ऐसा पेपर आ जाए सर, मजा आ जाएगा. इनवॉइस शेल बी प्रिपेयर्ड इन डैश इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस. गुड्स के केस में कितने बिल बनाने पड़ते हैं जीएसटी में? सर 3 और सर्विस के केस में 2. हाँ, सर्विस के केस, सप्लाई बोल तो नहीं है बेटा. सर्विस के केस में 2, गुड्स के केस में 3. लेकिन अगर मैं बोल देता यहाँ पे गुड ट्रांसपोर्ट से नहीं भेज रहे हैं तो मतलब वे बिल अगर नहीं हो रहा है तब 2. हाँ, तब 2. ठीक है. हाँ, मतलब सर नॉर्मली हम चंद्रलेखा मेरी दुकान में आई और सामान ले गई तब 2 बिल बनेगा. ठीक है ना. लेकिन चंद्रलेखा को हम ट्रांसपोर्ट से गुड्स भेजा तो 3 बिल बनाना पड़ेगा. और सर्विस के केस में तो ट्रांसपोर्टर कभी हो ही नहीं सकता ना, तो 2 ही बिल हो. ठीक है, क्लियर है. डैश मीन्स गुड्स अदर देन इंपोर्टेड गुड्स ट्रांसपोर्टेड इन वेसल्स फ्रॉम वन पोर्ट टू इंडिया टू अनदर. डैश मीन्स गुड्स अदर देन इंपोर्टेड गुड्स बोल रहा है. ट्रांसपोर्ट इन अ वेसल फ्रॉम वन पोर्ट टू इंडिया. अच्छा, मतलब हम तिरुवनंतपुरम पोर्ट से कोलकाता पोर्ट माल भेज रहे हैं. सॉरी, तिरुवनंतपुरम से कोलकाता पोर्ट माल भेज रहे हैं, तो उस गुड्स को क्या बोलेंगे? उसको इंपोर्टेड गुड्स तो नहीं बोलते ना. अरे अपने ही एक पोर्ट से दूसरा पोर्ट पे माल भेजे, वो कोई इंपोर्ट थोड़ी ना. उसको क्या बोलेंगे? ट्रांजिट ऑफ गुड, ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड, कोस्टल गुड या प्रोहिबिटेड गुड्स. अच्छा क्वेश्चन, राइट है मेरा. कोस्टल गुड्स बोलते हैं जब इंडिया का एक पोर्ट. अच्छा, एक बात सुन लेना, यहाँ पे 2 बात बताएंगे तो आपके यहाँ पे 2 पॉइंट काम करता है. तो कोस्टल गुड्स एक होता है ट्रांसशिपमेंट, किसको बोलते हैं? अमेरिका से माल आया
कलकत्ता का एक पोर्ट पे खाली हुआ और फिर वही कलकत्ता इंडिया का ही दूसरा पोर्ट पे माल गया, उसको ट्रांसशिपमेंट बोलते हैं। होता है ना कभी कभी बहुत बड़ा शिप आया, कोलकाता पोर्ट पे माल खाली हुआ, लेकिन अब थोड़ा सा ही माल बचा है, तो उतना बड़ा शिप जाएगी, क्या करेगा तिरुवनंतपुरम, तो क्या किए, छोटा शिप में माल भर के तिरुवनंतपुरम भेजे, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसशिपमेंट। लेकिन यहाँ क्या एग्जाम्पल था कि इंडिया का ही एक पोर्ट से दूसरा पोर्ट पे माल जा रहा है, इसको बोलेंगे कोस्टल गुड्स। और अगर वो माल अमेरिका से आता, इंडिया का एक पोर्ट पे खाली होता, फिर बांग्लादेश पोर्ट चला जाता, तो क्या बोलते हैं, ट्रांजिट ऑफ गुड्स। ठीक है, ये 3 नाम यहाँ पे काम के हैं, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट बोला सी लिमिटेड एंड इंपोर्टर हैज इंपोर्टेड अ मशीन फ्रॉम यूएसए एट एफओबी वैल्यू ऑफ $10,000। ठीक है, रेट ऑफ एक्सचेंज आरबीआई का बताया हुआ है 74.7। कोई काम का है क्या मेरे? नहीं। किसका रेट लेना हमको ऑलवेज? सीबीआईसी का। सीबीआईसी बोला 75.6, तो मेरा इंडियन रुपीज में कितना वैल्यू हो जाएगा? 10,000 इंटू 75.6 मतलब 7,56,000। 7,56,000। देखो यहाँ पे दोनों आंसर दिया, 7,47,000 भी दिया, बट वो नहीं होगा। ठीक है, हाँ तो ये देखो 16 का, 15 का, 14 का, 14 था ना ये, हाँ 14 का ये। ठीक है, लास्ट एमसीक्यू बोल रहा है इफ द गुड्स आर रिसीव्ड इन लॉट और इंस्टॉलमेंट, अगर इंस्टॉलमेंट या लॉट में गुड्स मिल रहा है, 50% ITC कैन बी टेकन एज रिसिप्ट ऑन फर्स्ट लॉट एंड बैलेंस 50% ITC इन लास्ट लॉट। ITC में कैन बी अवेल्ड ऑन द रिसिप्ट ऑफ द लास्ट लॉट, 100% ITC taken in the receipt of first lot, proportional ITC can be availed in receipt of each lot। मेरा आपसे हम तोड़ के सामान ले रहे हैं, मेरा आपसे बात हुआ 10,000 पीस लेने का, बट हम बोले 2-2 हजार पीस करके पर महीना दो, तो हम ITC कब क्लेम करें, इनपुट कब क्लेम करें? पूरा लॉट आने के बाद, हर लॉट आने के बाद, पहले ही लॉट में पूरा क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है, बोलो? ट्राई तो करो बेटा। सर तोड़ के नहीं, ये बात हम आपको उस समय पढ़ाए भी था जोर दे के, कि अगर इंस्टॉलमेंट में हम गुड्स रिसीव कर रहा है तो पूरा ITC क्लेम हम करेगा लास्ट लॉट पे मिलने पे। बिल एक बार में बना है ना, बिल अलग अलग बनता तो अलग बात होता बेटा, बिल अलग अलग बनता तब तो कोई दिक्कत नहीं था, तब आपका आंसर करेक्ट था, प्रोपोर्शनल, जो बिल मिल गया उस बिल का इनपुट क्लेम कर लो। लेकिन अगर गुड्स तोड़ के मिल रहा है एक सिंगल बिल के अगेंस्ट में, तो क्या करेंगे? जब तक लास्ट लॉट नहीं आ जाएगा ITC क्लेम नहीं कर सकते, ये याद रखना। ठीक है, यहाँ पे आंसर होगा बी। हाँ सर। तो ये खत्म अपना MCQs। अब आ जाओ लॉन्ग क्वेश्चंस पे फटाफट। देखो, ब्रीफली एनालाइज द असेसमेंट ईयर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, डिस्कस द एक्सेप्शन टू द। एक बार हम ना आंसर डिस्कस नहीं कर रहा है, हम पहले वो क्वेश्चन ढूंढ रहा है जो हमको अटेंड करना है। 7 में 5 करना है ना, तो हम एक बार पहले क्वेश्चन खाली पढ़ के देख रहे हैं कि हमको कौन कौन सा अटेंड करना है। ब्रीफली एनालाइज द असेसमेंट ईयर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, डिस्कस द एक्सेप्शन टू द जनरल रूल ऑफ इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर टू बी टैक्स्ड इन द असेसमेंट ईयर। मतलब नॉर्मली क्या बोलता है, प्रीवियस ईयर का इनकम असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होगा, लेकिन कब कब प्रीवियस ईयर ही असेसमेंट ईयर बन जाएगा, वो एक्सेप्शन भी बताओ। तो पहले असेसमेंट ईयर का मतलब पूछा एग्जाम्पल के साथ, और फिर बोला कब प्रीवियस ईयर ही असेसमेंट ईयर हो जाएगा। इजी लग रहा है ये क्वेश्चन कि ये मतलब आपके काम का क्वेश्चन नहीं है? आपको क्या लग रहा है, आप लोग बोलो। ये इजी है। हाँ इजी है। असेसमेंट ईयर का मतलब बता ही दोगे, जिस ईयर इनकम टैक्सेबल होता है या जिस इनकम पे कैलकुलेशन होता है, असेसमेंट होता है, वो असेसमेंट ईयर है। और प्रीवियस ईयर वो ईयर हो गया जिस ईयर कमा रहे हैं। अब एग्जांपल भी दे दोगे कि जैसे मेरा एग्जांपल में मेरा असेसमेंट ईयर 24-25 है, तो फिर उसका प्रीवियस ईयर 23-24 होगा। ठीक है, ये बता दोगे। अब पूछा कब कब एक्सेप्शन, तो मेन तो 3 एक्सेप्शन है। आप हमेशा के लिए बिजनेस बंद कर रहे हो तो आपका प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर हो गया। आप अगर क्या बोलते हैं इंडिया छोड़ के जा रहे हो परमानेंटली, तो भी आपका प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर हो गया। और अगर डिपार्टमेंट को लग रहा है आप टैक्स इवेजन के लिए कुछ एसेट ट्रांसफर कर रहे हो, तो आपका प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर हो गया। और अगर आप शिप लेकर इंडिया में आते हो और फिर इंडिया से चले जाते हो, तो जब इंडिया में आए उसी साल टैक्स दे दो भैया,
ये 4 एग्जाम्पल आपको याद रखने बहुत है आपके लिए, है ना। कोई बिजनेस शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए चालू हुआ तो वो भी एग्जाम्पल है एक। तो ये आंसर अच्छा था सर, अटेंड करने लायक। अब मेरा एक बात बहुत ध्यान से सुन लेना अंकिता, चंद्रलेखा के साथ हम लॉ का पेपर में भी ये बात की है। अंकिता आप समझ लेना मेरा बात, अगर हमको एक पार्ट आता है ना, हम उस क्वेश्चन को पहले मार्क कर लेगा कि अटेंड तो करना है। मेरे को हर एक का एक एक पार्ट आता हो ना, बढ़िया अच्छा लिखना, हम वो अटेंड करेंगे। हाँ, जिसका दोनों पार्ट अच्छे से आता है वो तो करना ही है, उसमें तो कोई डिबेट का बात ही नहीं करना है। और जिसका एक पार्ट भी अच्छे से आ रहा है वो मेरे लिए बढ़िया क्वेश्चन है। हमको पैनिक नहीं होना कि हमको सेकंड क्वेश्चन गंदा लग रहा है, नहीं आ रहा है, हम क्या करें। हालांकि इसका सेकंड क्वेश्चन भी इजी दिया। बोल रहा मिस्टर एक्स इज वर्क विद एबीसी लिमिटेड लास्ट 30 years 9 months। हिज सैलरी स्ट्रक्चर इज एज अंडर। डी है उसका बेसिक है उसका 5,000, डी है 3,000 पर मंथ। वो 15/12/2023 को मरा है। डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ ग्रेच्युटी इन फॉलोइंग केसेस। अगर वो रिटायर होता 10/12 को एंड ग्रेच्युटी 4 लाख रिसीव बाई हर हस्बैंड, अच्छा ये मिसेज एक्स है, उसके हस्बैंड को ग्रेच्युटी मिलता तो ऑन केस 2, तो फिर ये हस्बैंड को ग्रेच्युटी मिलता तो कौन सा हेड में टैक्सेबल होता? अदर सोर्स ना, हस्बैंड का सैलरी थोड़ी था। हाँ एंड हस्बैंड ऑफ मिसेज एक्स रिसीव द ग्रेच्युटी ऑन 18/12 फॉलिंग ड्यू डेट, फॉलिंग ड्यू आफ्टर द डेथ ऑफ। अच्छा पहले वाले केस में क्या हो रहा है, मरने के बाद ही तो मिल रहा है। यहाँ पे दूसरा केस में क्या बोलना चाह रहा है? और रिटायरमेंट दे दिए फर्स्ट केस में। हाँ तो दूसरा केस में भी तो यहाँ बता रहा है कि, अच्छा पहला केस में रिटायर्ड बता रहा है, दूसरा केस में रिटायरमेंट का केस ही नहीं है। ठीक बात है। तो देखो इसका सॉल्यूशन, केस 1 में क्या होगा, टोटल ग्रेच्युटी रिसीव 4 लाख। अच्छा केस 1 में रिटायर हुआ है, केस 2 में रिटायर नहीं हुआ है। तो रिटायर्ड होके मरे तो मिसेज एक्स का रिटर्न फाइल तो होगा, तो मिसेज एक्स के हाथ में टैक्सेबल होगा। और वो तो फिर ग्रेच्युटी का जैसे सॉल्यूशन होता है, एक्चुअल अमाउंट स्टैट्यूटरी अमाउंट 20 लाख और 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ और ये कंप्लीटेड सर्विस। अच्छा ये क्या कवर्ड है कि नॉट कवर्ड है? कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट, तो फिर तो नॉर्मल फॉर्मूला लगेगा। और जो सेकंड एग्जांपल में क्या बोला है कि वो रिटायरमेंट होने के पहले ही मर गई, मतलब रिटायर्ड नहीं हुई, बिना रिटायर हुए मरी है। सिंस ग्रेच्युटी फॉल ड्यू आफ्टर द डेथ ऑफ मिसेज एक्स, hence the same not be taxable in the hand of Mrs. X. The said gratuity is not taxable even in the hand of husband also. तो हस्बैंड के हाथ में भी टैक्सेबल नहीं है, मरने के बाद पैसा मिल रहा है और वो बिना रिटायर हुए मर गई। ये क्वेश्चन थोड़ा सा एरर होने का स्कोप था मेरा, हम एज ए स्टूडेंट पढ़ रहे हैं इसको, ये मेरा एरर होने का स्कोप था, बट ठीक था। 3 का ये, मिस्टर अजनबी एज एन हाउस प्रॉपर्टी इन कोचिन। द हाउस प्रॉपर्टी हैज 2 इक्वल डायमेंशन रेसिडेंशियल यूनिट। अच्छा एक घर का 2 हिस्सा है। यूनिट 1 इज सेल्फ ऑक्युपाइड थ्रू आउट द ईयर एंड यूनिट 2 इज लेट आउट फॉर 9 months फॉर 10,000 पर मंथ एंड फॉर द रिमेनिंग 3 months इट वॉज सेल्फ ऑक्युपाइड। देखो अगर एक घर का 2 टुकड़ा हो, हम बोला था ना घर का 2 तरीके से बंटवारा हो सकता है, पीरियड वाइज या एरिया वाइज। तो यहाँ पहला के बंटवारा एरिया वाइज है, तो जो एरिया प्रॉपर्ली सेल्फ ऑक्युपाइड है वो टैक्सेबल होगा क्या? पार्ट 1 यूनिट 1 ऑफ द हाउस नहीं होगा, लेकिन यानी उसको सेल्फ ऑक्युपाइड की तरह सॉल्व करेंगे। यूनिट 2 लेकिन 9 महीना मतलब रेंटेड है, लेट आउट है, और 3 महीना सेल्फ ऑक्युपाइड है, क्या वो टैक्सेबल होगा या उसको भी ब्रेकअप करेंगे? सिर्फ ब्रेकअप करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, कंसेप्चुअल एरर है अंकिता। हम प्रॉपरली पढ़ाया है, जब बोला है कि अगर लेट आउट है कुछ दिन भी हो, कुछ दिन सेल्फ ऑक्युपाइड है, टाइम वाइज अगर ब्रेकअप है उसको लेट आउट की तरह सॉल्व करना है, उसमें सेल्फ ऑक्युपाइड का छूट नहीं मिलेगा। एरिया वाइज ब्रेकअप को सेल्फ ऑक्युपाइड और लेट आउट कर सकते हो, लेकिन टाइम वाइज ब्रेकअप को फुल्ली लेट आउट की तरह सॉल्व करना है, ठीक है? हाँ सर। हाँ फिर बोला अब उसका टैक्सेबल इनकम बता दिया, उसका म्युनिसिपल वैल्यू बता रहा है 2 लाख,
तो यानी 1 लाख हो जाएगा, 2 यूनिट है ना, ये तो पूरे घर का है, तो पहला यूनिट का 1 लाख, दूसरे यूनिट का 1 लाख। फेयर रेंट 1,60,000 तो 80 बढ़ जाएगा, स्टैंडर्ड रेंट 3 लाख तो 1.5 लाख बढ़ जाएगा। हमको पहला यूनिट का 1,80,000 और 1.5 लाख से कोई मतलब नहीं है, हमको तो यूनिट 2 से मतलब है, जिसका म्युनिसिपल वैल्यू कितना हो रहा है 1 लाख, जिसका फेयर रेंट कितना हो रहा है 80,000 और जिसका स्टैंडर्ड रेंट कितना हो रहा है 1.5 लाख। कंपैरिजन स्टार्ट करें, आरिया निकाल ले फटाक से, हाउस यूनिट 2 का, तो 1,80,000 में कौन बड़ा, 1 लाख बड़ा। 1 लाख। अब 1 लाख और 1.5 लाख में कौन छोटा, 1 लाख 1 छोटा। लाख। तो मेरा अब तक आरियर आ गया ये 1 लाख, ठीक बात। हाँ सर। अच्छा, सेकंड घर हम किराए पे दिए कितना महीने के लिए, 9 महीना, तो मेरा किराया कितना आया 90,000। 90,000 है ना। हाँ। हाँ, तो मेरा 90,000 किराया आया, तो 90,000 और 1 लाख में कौन बढ़ा 1 लाख। हाँ, तो देखो 1 लाख मेरा जीएबी आ गया। हाँ। यूनिट 1 पूरा नील 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 लिख के खाली इंटरेस्ट ऑन लोन का कहानी करेंगे, बाकी यहाँ पे 1 लाख आ गया, ठीक है। हमको हाँ, बोला सर। म्युनिसिपल टैक्स 10% है, 60% पेड बाय द एसएससी। तो म्युनिसिपल टैक्स म्युनिसिपल वैल्यू पे होता है, 2 लाख पे होगा, हाँ। लेकिन 1 लाख जो सेल्फ ऑक्युपाइड है उसका तो हमको कोई म्युनिसिपल टैक्स का छूट मिलेगा नहीं, नहीं। तो रिमेनिंग 1 लाख पे 10% म्युनिसिपल टैक्स यानी 10,000। हाँ। 10,000 का भी 60% हम खुद पे किए, बाकी हो सकता है टेनेंट पे किया या नहीं पे किए, तो जितना खुद लैंडलॉर्ड पे करता है उतना ही मिलता है। पेड होना चाहिए, पेड बाय द ओनर होना चाहिए, तो 6,000 का म्युनिसिपल टैक्स का छूट मिल जाएगा। ये देख लो, यहाँ 6,000 का छूट मिला, यहाँ कुछ नहीं। नेक्स्ट बोला बात, अब इंटरेस्ट ऑन लोन बचा, रिपेयरिंग एक्सपेंडिचर 20,000, कोई मतलब है क्या, बेवकूफ बनाने के लिए दिया है सर, तो नोट देकर आना, इसका कुछ नहीं होगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन 40,000 है, अगेन पूरे घर का है, तो आधे आधे यूनिट का कितना होगा 20,000। तो यहाँ भी पूरा 20,000 छूट मिलेगा, यहाँ भी पूरा 20,000 मिलेगा, तो यहाँ सब कुछ जीरो, तो ये 20 बार इनकम फ्रॉम हाउस लॉस आ गया, जबकि ये सब एडजस्ट करके 45,800 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया, तो फाइनली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल हो गया 25,800। दोनों घर का एडजस्टमेंट हो जाएगा। बात समझ में आई। हाँ सर। हाँ सर। तो नेक्स्ट हम फटाक से देख लें, मतलब ये एग्जाम में करना ही है हमको। एक्सएन कंपनी फॉर्म एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ क्लोथ, जिसका टर्नओवर है 1,57,000 नहीं 15,78,000। बाप रे, कॉमा तो कहीं भी मारा है, मतलब आउट ऑफ इट 25 लाख एक दिन है। सर कॉमा तो ठीक ही है। यूनिट 10 सर 1 करोड़ है ना। ओ हाँ। बाबा हम गलत पड़े। 1,57,80,000 उसका टोटल टर्नओवर है, जिसमें से 25 लाख हैज बीन रिसीव्ड इन अकाउंट पे ही चेक। अच्छा, तो 25,000 उसको बैंक अकाउंट में मिला है, 25 लाख, और बाकी इनकम कैश में कमाया। इट वांट टू क्लेम द फॉलोइंग डिडक्शन। वो डिडक्शन क्या क्लेम करना चाहता है, सैलरी एंड इंटरेस्ट टू पार्टनर 60,000, सैलरी टू एम्प्लॉय 4,90,000, डिप्रिसिएशन 2,70,000, कॉस्ट ऑफ मटेरियल बोल रहा है 1,20,90,000, अदर एक्सपेंसेस बोल रहा है 13,45,000, यानी वो टोटल क्लेम करना चाहता है 1,42,55,000। नेट प्रॉफिट यानी वो बता रहा है अपना 1,57,80,000 माइनस 1,42,55,000 करे तो उसका 15,25,000 का नेट प्रॉफिट आ रहा है। इस बात से फर्क पड़ता है क्या, कितना अकाउंट पे चेक से टर्नओवर रिसीव किया और कितना कैश से? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, है ना। टर्नओवर तो टर्नओवर है बेटा, वो चेक वेक का कहानी इंश्योरेंस में डोनेशन में आता है। डिटरमाइन द नेट इनकम ऑफ एक्सएन कंपनी फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25, एज्यूमिंग दैट टैक्सेबल इंटरेस्ट इनकम भी है उसका 90,000 और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है उसका 1,40,000 और फर्म इज एलिजिबल फॉर ए डिडक्शन ऑफ 15,000 अंडर 80G। 15,000 उसको 80G में भी छूट मिलेगा, ठीक है ना। हाँ सर। तो उसका इनकम निकाले,
वो 15 करोड़ 25 लाख बिजनेस इनकम कमाया, हाँ बताया ना। वो 1 करोड़ 40 लाख वो कैपिटल गेन कमाया, सब पहले एक जगह लिख लिया। और वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी कमाया 90,000। तो उसका GTI कितना आ रहा है? 17,55,000। 80G का डिडक्शन अगर 15,000 ले तो उसका टोटल इनकम आ रहा है 17,40,000। निकालने क्या बोला उसका? टैक्स निकालने बोला है कि सिर्फ टोटल इनकम निकालने बोला? नेट इनकम। नेट इनकम निकालने बोला। ठीक है। अब यहाँ आपके लिए एक नया नॉलेजेबल चीज है। आई थिंक हम पढ़ाते वक्त भी ये चीज नहीं पढ़ाए हैं, मेरे को जितना याद आया। तो सुन लो 5 मिनट में, काम का बात है लेकिन सुन लो। एक रूल है, अगर आपका 2 करोड़ के नीचे टर्नओवर है, ठीक है, तो आपको ऑप्शन है आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करो या नहीं मेंटेन करो। मतलब अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हो तब तो ठीक है, नहीं मेंटेन कर रहे हो तो आपको प्रॉपर ऑडिट कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहला केस क्या लिया है देखो कि व्हेन इट बुक्स ऑफ अकाउंट आर गेट ऑडिटेड, मतलब हम मान रहे हैं कि अगर वो मेंटेन कर रहा है और ऑडिट करवा रहा है, मेरा बात दोबारा सुनना, वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहा है और ऑडिट करवा रहा है, तब तो फिर जो आप नॉर्मली किए ये रहा कि उसका बिजनेस इनकम इतना माना है, उसका कैपिटल गेन भी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी है, तो GTI आ गया, 80G का उसको डिडक्शन मिल जाएगा, तो उसका टोटल इनकम आ गया, बात खत्म। टोटल इनकम तो निकालने बोला है, नेट इनकम। लेकिन अगर बोले कि वो बुक्स ऑफ, क्योंकि उसका 2 करोड़ से कम टर्नओवर है, तो उसको एक ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? कि वो ऑडिट नहीं करवाए, वो ऑडिट नहीं करवाए, तब फिर उसको गवर्नमेंट बोलता है काम करो, तुम्हारा जो बिजनेस वाला इनकम है ना उसको 44AD एप्लीकेबल कर सकते हैं। क्या वो बोल रहा है मेरे पास 2 करोड़ से मेरा कम टर्नओवर है, हमको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना, तो गवर्नमेंट उसको बोलता है जितना रुपया तुम बैंक अकाउंट में लिया है उस टर्नओवर का 6% को प्रॉफिट मान लो, और जितना रुपया तुम कैश में लिए उसका 8% तुम प्रॉफिट मान लो। आई रिपीट, अगर आपका 2 करोड़ से कम टर्नओवर है और बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हो, यानी ऑडिट नहीं करवा रहे हो, तो आपको गवर्नमेंट बोलता है तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, तुम भाड़ में गया तुम्हारा खर्चा वर्चा सब, तुम जो खर्चा है ना वो भूल जाओ, कोई क्लेम नहीं करने देंगे। मतलब तुम जो नेट प्रॉफिट बता रहे हो वो हम नहीं मान रहे, तुम जो नेट प्रॉफिट बोल रहे हो वो हम नहीं मान रहे हैं। हम क्या मान ले रहे हैं कि तुम जो बैंक अकाउंट के थ्रू सेल की हो, मतलब बैंक अकाउंट में पैसा रिसीव की हो, उसका 6% हम प्रॉफिट मान ले रहे हैं उस सेल का, और जो तुम कैश में माल बेचो उसका 8% हम प्रॉफिट मान ले रहे हैं, हम वो प्रॉफिट मान के चलेंगे। अब बाकी जो तुम कैपिटल गेन अदर सोर्स कमा रहे हो वो तो तुम्हारा इनकम थी, ये खाली बिजनेस के लिए बात हो रहा है। ये बात क्लियर है? 44AD किसको बोलते हैं? क्या क्या बात पड़े? सर टर्नओवर 2 करोड़ से कम है तभी ऑप्शन अवेलेबल है कि तुम ऑडिट मत करो, तुम ऑडिट करवा लो, कोई दिक्कत ही नहीं। फिर तो तुम जो बोल रहे हो वो मान ले रहे हैं, लेकिन तुम बोलते हो ना बुक्स मेंटेन कर पा रहे हैं ना ऑडिट कर पा रहे हैं, नहीं है मेरे पास इतना ऑप्शन। गवर्नमेंट बोलता है चलो ठीक है तुम्हारे लिए एक नया स्कीम लेकर आते हैं 44AD का, यानी सेक्शन नंबर याद रखना, बहुत काम आएगा। 44AD रियल लाइफ में भी बहुत काम का है। बहुत सारे इंडिया में ऐसे बिजनेसमैन है जिनके पास कोई प्रॉपर खाता पत्तर नहीं है, उनका हम लोग 44AD लगा के काम करते हैं। क्या मान लेंगे? जितना बैंक में पैसा आया उसका 6%, और जितना कैश में पैसा आया टर्नओवर का उसका 8% प्रॉफिट। तो देखो यही किया। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन दिया तो दोनों करना होगा। अब ये लोग दोनों किया, देखो ये लोग देखो दोनों करके दिखाए, तो दोनों ही करना होगा। हाँ तो देखो यहाँ पे बोला है डज नॉट मेंटेन अकाउंट्स और फेल टू गेट अकाउंट ऑडिटेड, तो उसका क्या किया देखो, 25 लाख उसका बैंक में पैसा आया था ना, 25 लाख उसका 6% मान लिया प्रॉफिट, और बाकी टर्नओवर यानी 1,32,80,000 उसका 8% प्रॉफिट मान लिया, तो उसका बिजनेस इनकम कितना मान लिया? 12,12,000। वो तो फायदा में ही रहा बेटा, वो तो 15 लाख मान रहा था। डिपार्टमेंट भी जबरदस्त है, वो तो बेचारा 15,25,000 मानने को तैयार था। डिपार्टमेंट बोलता नहीं तुम ऑडिट नहीं कराए हम नहीं मानेंगे, हमारा अपना एक तरीका है। बाकी कैपिटल गेन अदर सोर्स सब ठीक है, जो है वो तुम्हारा वही, ठीक है। हाँ सर। तो अगर वो ऑडिट करवा रहा है, अकाउंट मेंटेन कर रहा है, तो 17,40,000 उसका टोटल इनकम है,
नहीं तो 14,27,000 उसका टोटल इनकम। तो अब होता क्या बेटा, एग्जाम में जब हम बोले सर आप तो अभी पढ़ाए नहीं पढ़ाए होते तो, या नहीं हम भूल गए होते तो, बेटा ए नंबर तो इजी था, 7 तो वहां निकलता, 2 का ए और बी तो ठीक था। हम अब भी बोलेंगे एक एक 7-7 नंबर का बढ़िया और एमसीक्यू आपका अच्छा गया है, आपका पेपर शानदार गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सुनील एज हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर्ड ऑन 7/7/1995, 3 लाख में वो घर खरीदा था, उस पर वो इम्प्रूवमेंट का भी खर्चा किया 16/8/2000 में 50,000 रुपया। इस इम्प्रूवमेंट का छूट मिलेगा क्या? सॉरी 70,000 रुपया नहीं मिलेगा। 2001 के पहले का इम्प्रूवमेंट का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता, 2001 के बाद के इम्प्रूवमेंट का डिडक्शन मिलता है। और प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना लेंगे अगर 2001 के पहले का प्रॉपर्टी है तो? कैपिटल गेन चैप्टर के हिसाब से सर 1/4/2001 को उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू है या फिर आपका जो परचेज वैल्यू है, विच एवर इज हायर। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे अगर 2001 के पहले का प्रॉपर्टी है तो? जो आपका वैल्यू है या फिर 1/4/2001 को फेयर मार्केट वैल्यू, विच एवर इज हायर। ये देखो गिवन 1/4/2001 का फेयर मार्केट वैल्यू 4.5 लाख और इम्प्रूवमेंट, हाँ और इम्प्रूवमेंट 1/4/2001 के पहले का नहीं लेंगे, बाद का लेंगे। चलो ठीक है। तो अब यहाँ पे पढ़ते हैं सम्स को आगे। तो वो घर एक्वायर किया 50,000 रुपया का, उसमें इम्प्रूवमेंट कराया 16/8/2000 में 70,000 का, और 2010 में कराया 50,000 का। ये तो मिलेगा ही, हाँ ये मिलेगा, 2001 के बाद का इम्प्रूवमेंट का माइनस करने मिलेगा। अच्छा जो घर है उसका मार्केट वैल्यू 1/4/2001 को 4.5 लाख है, तो आप 4.5 लाख कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लो। 16/8/2013 को सच प्रॉपर्टी इज कंपल्सरी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट उसका कंपनसेशन डिसाइड किया 11,50,000, जिसमें से 20% कंपनसेशन 2024 में मिला और बैलेंस, अच्छा 20% कंपनसेशन, बाप रे बाप, 16/8/2013 को एक्वायर किया था, बट कॉम्पनसेशन देते देते 31/3/2024 आ गया, 10 साल हो गया। 10 साल के बाद गवर्नमेंट वो भी 20% दिया और बैलेंस 2 जून को दिया 2024। फिर मतलब भी ये ठीक है, 3 महीना बाद। नहीं 23-24 और 24-25 2 साल का बात हो गया। 2 साल, सॉरी। हाँ, ऑन फर्दर अपील 16/8/2024 को कंपनसेशन और बढ़ाया गया और उसको गवर्नमेंट और 2 लाख रुपया बढ़ा दिया। चलो ठीक है। ये घर का एक्सपेंडिचर इनकम टू गेट द एनहांस कंपनसेशन, ये कंपनसेशन लेने के लिए भी आपको 11,000 खर्चा करना पड़ा। सच कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन 18/8/2025। अच्छा ये 2 लाख मिला कब? अच्छा तुम अपील किए जीते के 16/8/2024 को, लेकिन तुमको पैसा मिलते मिलते फिर 18/8/2025 आ गया। ठीक है 25 आ गया सर, 24-25, हमको लगा 2 दिन बाद ही मिल गया 16 और 18 हम डेट देख के खुश हो रहे हैं कि 16 को केस जीता, 18 को सरकार पैसा दे दिया। नहीं 2024 और 25 है, 1 साल बाद दिया। कंप्यूट द इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन ऑफ सुनील फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25, 25-26 एंड 26-27। हाई डिफिकल्ट क्वेश्चन, हम एग्जाम में हो तो इसको क्विट करें। अभी हम करवा देगा, लेकिन हम एग्जाम में हो तो हम इसको क्विट करें, ठीक है ना? इन्फॉर्मेशन कुछ ज्यादा ही दे दिया, कुछ ज्यादा ही इंफॉर्मेशन है। इतना कुछ सॉल्व करने में एग्जाम में बहुत टाइम भी जाएगा और ब्लंडर होने का बहुत स्कोप है, क्योंकि कॉम्पनसेशन में एक रूल है, कॉम्पनसेशन में एक रूल है बेटा, पहला कॉम्पनसेशन का पैसा जब मिल जाए तभी फुल टैक्सेबल हो जाता है, बट एनहेंस कॉम्पनसेशन जब हाथ में आए तब टैक्सेबल होता है। ये सब रूल याद रहना मुश्किल हो जाता है। चलो सॉल्व तो कर लेते हैं, बट ये क्वेश्चन हम एग्जाम में टच करने से डरता है। तो देखो सेल कितना में किया घर हम, गवर्नमेंट कितना में लिया पहली बार, कहां गया, 11,50,000 में गवर्नमेंट लिया, उसका 20% मेरे को कब दिया, 31/3/24, मतलब वो प्रीवियस ईयर 23-24 यानी असेसमेंट ईयर 24-25 में टैक्सेबल होगा। तो हाँ फर्स्ट कंपनसेशन का रूल है कि होगा। तो देख लो असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए जब सॉल्व करने बैठा तो 11,50,000 उसका जितना गवर्नमेंट माना है उतना मान लिया। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है कि बेचने का कुछ खर्चा लगा, नील, तो 11,50,000 नेट सेल कंसिडरेशन हो गया। अब उसका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाले तो 4.5 लाख डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि 1/4/2001 का इंडेक्सेशन कितना लेते हैं 100। अब यहाँ का बाकी इंडेक्सेशन दिया ही नहीं, ये कैसे?
सर वो कैलकुलेटर से फाइंड आउट करते हैं ना, वैसा शायद करना पड़ेगा। इंडेक्सेशन कैलकुलेटर से क्यों फाइंड आउट करते हैं बेटा? इंडेक्सेशन कोई दुनिया में कैलकुलेटर से फाइंड आउट नहीं कर सकता। सर ये तो दिया रहता है ना 300 कितना इंडेक्सेशन होता दिया रहेगा बेटा, ऐसा कभी नहीं हो सकता इंडेक्सेशन कैलकुलेटर से फाइंड आउट करना। ये सैंपल पेपर इसलिए नहीं दिया, ये बोर्ड में देगा ही यूनिवर्सिटी मतलब एग्जाम में देगा ही देगा। तो देखो उसका इंडेक्सेशन 220 है। ठीक है, अब देखो इस समय कितना बड़ा ट्विस्ट होता है। इंडेक्सेशन 2013-14 का लगाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट कंपनसेशन उस साल पे डिसाइड की है, आज का नहीं लगाएंगे इंडेक्सेशन 23-24 का। इंडेक्सेशन प्रीवियस ईयर 13-14 जिस साल हम कॉम्पनसेशन मेरे को मिलने का बात हुआ था उस साल का लगाएंगे। इसलिए ये सब चैप्टर का क्वेश्चन अटेंड नहीं करते, इस टाइप का क्वेश्चन अटेंड नहीं करते। जो भी है ठीक है, ये इंडेक्सेशन देगा बेटा, डोंट वरी, ये रटने का है ही नहीं और निकालने का भी तो कोई तरीका नहीं है। तो 4.5 लाख इंटू 220 बाई 1 लाख करके 9,90,000 आ गया। हमको पहला इंप्रूवमेंट का मिलेगा नहीं, दूसरा इंप्रूवमेंट का 50,000 कब हुआ? 2010 में 10-11, तो 2010-11 का इंडेक्सेशन से डिवाइड और 13-14 का इंडेक्सेशन से मल्टीप्लाई। अब आपका है 65,000, तो दोनों माइनस किए तो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 24-25 में 94,132। 24-25 में पूरा टैक्सेबल हो गया, भले 20% मिला था। क्लियर है ये बात? हाँ सर, हाँ सर। नेक्स्ट आपको बोला है देखो 25-26 का भी कैलकुलेट करने। बट 25-26 में हुआ क्या था? असेसमेंट ईयर 25-26 यानी प्रीवियस ईयर 24-25। 24-25 में तुम एनहेंस कंपनसेशन का केस जीते हो, है ना? हाँ यही हुआ, 24-25 में तुम मैनेजमेंट का केस जीते हो, उसका कोई पैसा उस साल टैक्सेबल नहीं हो सकता। देखो एनहेंस कंपनसेशन रिसीव नहीं हुआ इसलिए टैक्सेबल नहीं है। तो 24-25 का क्वेश्चन, 25-26 का क्वेश्चन टाइम पास के लिए पूछा था। 26-27 में क्या होगा? सर 2 लाख का कॉम्पनसेशन मिला, 11,000 का मेरा एक्सपेंस हुआ, 1,89,000 इनकम हुआ। इंडेक्स हम पहले लगा के घर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंप्रूवमेंट का खर्चा पहले माइनस ले चुके हैं, तो दोबारा तो कुछ मिलना नहीं है, 189 फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां सीखने लायक 2 बात था। पहला, इंडेक्स जो लगाएंगे जिस ईयर मेरा कॉम्पनसेशन फाइनलाइज हो जाएगा उस ईयर का इंडेक्स लगा रहे, भले ही पैसा टैक्सेबल किस ईयर में होगा, जिस साल पहली बार पैसा मिला। ठीक है, और कुछ ज्यादा बड़ा बात नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आते हैं फटाक से। बोल रहा है कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम दैट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ऑफ मिसेज एक्स। प्राइवेट ट्यूशन फीस मिल रहा है, टैक्सेबल होगा अदर सोर्स में? हाँ 2,000 रुपया लॉटरी इनकम मिला है, टैक्सेबल होगा? हाँ हाँ। अवार्ड मिला है केबीसी से 3,20,000 का, ग्रॉस बता रहे, मतलब बिना टीडीएस कटे ये फिगर है, वरना अगर टीडीएस काट के होता तो वापस टीडीएस ऐड बैक करके हम इनकम मानते अपना। ग्रॉस और नेट का मतलब पता है ना? ग्रॉस का मतलब जितना जीते और नेट हाँ का सर। मतलब जितना हाथ में आया, तो हमको ऑलवेज ग्रॉस टैक्सेबल करना होता है। ये भी टैक्सेबल होगा। पेंशन फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑफ डिजीज हस्बैंड, हाँ ये भी अदर सोर्स में आएगा क्योंकि वो खुद के लिए पेंशन नहीं मिल रहा है, हस्बैंड का पेंशन मिल रहा है उसको। इनकम ऑन बैंक डिपॉजिट 25,000 का ब्याज मिला है, हाँ। डायरेक्टर्स के रूप में फीस मिला है, हाँ। और वैकेंट घर खाली किए, वैकेंट घर लेट आउट किए, वैकेंट लैंड, सॉरी घर नहीं लैंड, तो ये भी अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा, है ना? हाँ तो देख लो, प्राइवेट ट्यूशन हाँ फीस सर। पूरा टैक्सेबल, लॉटरी इनकम, केबीसी का अवार्ड। पेंशन में लेकिन क्या रूल था? 1/3 और 15,000 विच इज लोअर छूट मिलेगा, तो टोटल पेंशन मिला 25,000। 25,000 का 1/3 या 15,000, दोनों में कौन लोअर? 25,000 का 1/3 कितना आएगा? 8,333। दोनों में लोअर कौन? 8,333 और 15,000 में 8,333 लोअर, तो वो माइनस कर लिए, बाकी टैक्सेबल। इंटरेस्ट पूरा टैक्सेबल, फीस पूरा टैक्सेबल, लेटिंग आउट पूरा टैक्सेबल, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो ये क्वेश्चन अटेंड करने लायक है, मतलब ए नंबर टफ था तो बी नंबर एकदम पानी दिया है।
ठीक है ना? तो हम बी अटेंड कर हाँ, जाएंगे सर। बिंदास। ए नंबर तब भी लगेगा तो हम एक बार बी के लिए हाथ रखेंगे, अनलेस एंड अनटिल जब तक हमको दोनों क्वेश्चन अटेंड करने लायक नहीं मिले, वो वाला तो पूरा करना ही है। बाकी हमको जहां देखना मेरा काम टाइम, इसमें कम टाइम भी लगेगा और जल्दी स्कोर भी होगा। 5 मिस्टर भोला हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग डेटा। उसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है 1,30,000 का, सैलरी उसका 80,000 नेट है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी लॉस है उसका 90,000 का, और इनकम फ्रॉम लॉटरी में 3.5 लाख का कमाई है। तो बताओ कितना उसको सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड करने मिलेगा। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सैलरी से एडजस्ट होगा? अरे होगा कि नहीं? हाँ सर होगा। होगा। और मैक्सिमम कितना तक हो सकता है? 2 लाख तक का, तो यहाँ तो 31 ही है। सर 3 लाख था ना? नहीं बेटा, 2 लाख। ठीक है, तो ये एडजस्ट होगा। तो अभी भी मेरा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कितना बच जाएगा? 50,000 का लॉस यहाँ बच ही रहा है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का भी लॉस ही है 90,000, और लॉटरी इनकम का कहीं भी एडजस्ट होगा क्या? नहीं। नहीं सर, ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक बात है। हाँ तो मतलब आपको हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 50,000 और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का लॉस 90,000 कैरी फॉरवर्ड करने मिलेगा। आपने पहले पूछा सेट ऑफ, तो सेट ऑफ आप बताओगे कि ये सैलरी इनकम हाउस प्रॉपर्टी से सेट ऑफ हो जाएगा, चाहो तो सैलरी इनकम अदर सोर्स से सेट ऑफ कर लो, आपको जहां करना है वहां कर लो। सर दोनों में कुछ भी लिख के आए राइट होगा, बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, तो अगर इसको आप अदर सोर्स से एडजस्ट करोगे हाँ, तो क्या बोलोगे कि 10,000 का अदर सोर्स कैरी फॉरवर्ड होगा और 1,30,000 का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा। और अगर आप इसको हाउस प्रॉपर्टी से एडजस्ट करते हो तो क्या बोलोगे? हाउस प्रॉपर्टी का 50,000 का लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा और अदर सोर्स का 90,000 कैरी फॉरवर्ड होगा, और 3.5 लाख का लॉटरी इनकम इसी साल फुल्ली टैक्सेबल होके ही आया होगा। वो तो टीडीएस कट के ही आया होगा, तो टैक्सेबल तो है ही। ठीक है, हाँ सर। आप दोनों तरीके से आंसर कर सकते हो। तो ये इजी क्वेश्चन था। इसका बी क्या दिया? कंप्यूट द इनकम ऑफ श्री बजाज ऑफ दिल्ली फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा इफ यू ऑप्ट आउट फॉर ओल्ड रेजिम। यानी आपके पूरा ओल्ड रेजिम का ही पेपर आने वाला है। प्रॉफिट एंड गेन आपको दे रहा है 8 लाख, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट है उसका 40,000, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी है 10,000, और रेंट भी दी, रेंट पेड फॉर ऑफिस 8,000, रेंट पेड फॉर रेसिडेंशियल हाउस 1,20,000। क्या कैलकुलेट करने बोला है? टोटल इनकम निकालने बोला है। तो उसका बिजनेस इनकम जो 8 लाख है, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम 40,000 है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 10,000 है, 8.5 लाख उसका टोटल इनकम आ गया। हाँ। ऑफिस का जो रेंट दिया है वो कहीं माइनस करने मिलेगा क्या? सर वो तो बिजनेस इनकम से माइनस हो गया होगा, तभी तो बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है। तो यहाँ दोबारा कुछ नहीं करना। लेकिन ये हाउस वाला घर रेंट जो है उसका 80 GG का छूट मिलेगा घर घर। हाँ। देखो वही किया, 80 GG का कैलकुलेशन निकाला उसका। 80 GG का रूल क्या है? 5,000 पर मंथ यानी 60,000, 25% ऑफ एडजस्टेड GTI। तो एडजस्टेड GTI इसका कितना आ रहा है? 8.5 लाख। 8.5 लाख का 25% 2,12,500, और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड GTI। रेंट पेड है उसका 1,20,000 और 8.5 लाख का 10% होता है 85,000। 1,20 माइनस 85, 35,000। तीनों में लोअर कौन? 35। तो उसको उतना 80 GG में छूट मिल जाएगा, बाकी उसका टोटल इनकम आ गया। ये भी इजी क्वेश्चन था अगर 80 GG आता है तो ये हम बिंदास अटेंड करते हैं। नेक्स्ट थ्योरेटिकल आ गया, मेक अ कंपैरिजन बिटवीन DT एंड IDT। नाच नाच के लिख के आना। ये आंसर बहुत बढ़िया लिख के आना है आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया, बहुत बढ़िया नंबर में आपको 6 का ये और भी दे दिया। टाइम भी बचेगा, जल्दी अटेंड भी होगा। डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ GST इन रेस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कंज्यूमर, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लिखने के लिए भी जगह भी बहुत दिया कि इंडस्ट्री के लिए GST का एडवांटेज लिखो, गवर्नमेंट के लिए लिखो, सेंट्रल और स्टेट दोनों, स्टेट कंज्यूमर के लिए भी लिखो। मतलब 7 नंबर में लिखने का बहुत कंटेंट दे दिया। तो ये आंसर तो भैया हम नाच नाच के अटेंड करेंगे, मतलब छोड़ने का कोई स्कोप ही नहीं छोड़ेंगे। ये हम पढ़ा नहीं रहे, ठीक है? थ्योरी है बेटा। हाँ सर। हाँ सर। Next we are discuss with reason the person liable to pay GST in the following cases।
एज्यूमिंग दैट रिसिपिएंट इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी विथ रीजन बताओ द कौन पर्सन लाइबल होगा, मतलब ये आरसीएम का क्वेश्चन देने जा रहा है। ठीक बात, हाँ सर। जीरो करते हैं। रेंटल इनकम रिसीव बाय वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू एबीसी लिमिटेड। गवर्नमेंट किसी को इमूवेबल प्रॉपर्टी देता है। द टर्नओवर ऑफ एबीसी लिमिटेड वाज 39 लाख इन प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। एबीसी लिमिटेड क्या है, जीएसटी रजिस्टर्ड है। हाँ और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट किसी को इमूवेबल प्रॉपर्टी भाड़ा पे दे तो जिसको भाड़े पे मिलता है वो आरसीएम में लाइबल होता है। हाँ यहाँ पे एबीसी लिमिटेड को लाइबल होना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर वो आरसीएम में रजिस्टर्ड, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड एंटिटी नहीं हो तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी भरेगा। यहाँ पर तो एबीसी लिमिटेड है बेटा, कंपनी है। तो देखो कैसे ऐसा लिखा, ये सब भूल जाओ। एंट्री नंबर 5 है, एन आप नहीं लिख पाओगे। नोटिफिकेशन नंबर ये सब आपके काम का नहीं हो पाएगा। बट देखो, इन केस ऑफ सर्विस सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एम्प्लॉय। देखो पहले सारे गवर्नमेंट का नाम लिखा, कोई भी गवर्नमेंट हो सकता है ना, वो ये सब गवर्नमेंट है। ये लोग अगर किसी को रेंटिंग करें प्रॉपर्टी का और वो भी सामने वाला पर्सन जीएसटी रजिस्टर्ड हो तो रिसिपिएंट जीएसटी भरता है। अब क्योंकि यहाँ पे एबीसी लिमिटेड है तो मान के चल रहे हैं वो जीएसटी रजिस्टर्ड हो गए, कंपनी है तो लाइबल टू पे जीएसटी। लेकिन अब आप लिख के आ जाओ, अगर वो जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं होता तो गवर्नमेंट देता। ये बात भी आप लिखना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट पूछा, लीगल फीस रिसीव बाय मिस्टर ए एन एडवोकेट फ्रॉम XYZ ट्रेडिंग कंपनी। XYZ ट्रेडिंग कंपनी है, क्या ये लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड है कि नॉर्मल ऐसे कोई बिजनेस लग रहा है? क्या लग रहा है, ये प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड है कि नॉर्मली ऐसे कोई नॉर्मल बिजनेस का नाम है? नॉर्मल बिजनेस। हाँ, कंपनी लग जाने से कोई कंपनी नहीं हो जाता। हम भी लिख सकते हैं नीरज एंड अभिषेक कंपनी, और कंपनी लिख देने से मतलब हम कंपनी नहीं हो गया। कंपनी होने के लिए क्या होना चाहिए, नाम क्या आगे, एलटीडी या प्राइवेट एलटीडी, है ना? हाँ वो नहीं है, मतलब नॉर्मल बिजनेस है, लेकिन उसका टर्नओवर 49 लाख है। हाँ, मतलब सर इसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना ही हुआ होगा ना। हाँ अगर कोई लॉयर किसी जीएसटी रजिस्टर्ड एंटिटी को सर्विस दे तो आरसीएम एप्लीकेबल होता है, और वो जीएसटी रजिस्टर्ड एंटिटी जीएसटी भरता है आरसीएम में। लेकिन अगर ये नॉट रजिस्टर्ड होता तो बोलिए सर, आरसीएम की क्या जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता ना, आरसीएम लगता कोई एंटिटी नहीं देता। ठीक है, देखो यहां पे क्या लिखा आंसर, गवर्नमेंट जीएसटी रजिस्टर्ड एंटिटी को दे रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी तो जीएसटी रजिस्टर्ड एंटिटी जीएसटी भरेगा, नहीं तो फिर गवर्नमेंट खुद भरेगा। मतलब जीएसटी लगेगा जरूर, लेकिन ये लॉयर और आपका वो है ना ट्रांसपोर्ट एजेंसी, या फिर वो एक और केस था ऊपर वो वसूली भाई, नीचे एक बात पढ़े थे, 4 आइटम पढ़े थे हम लोग, लॉयर, वसूली भाई, जीटीए यानी गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी, और नीचे एक और क्या पढ़े थे, ये लॉयर जैसे काम जो लोग करता है, अरे आउट ऑफ द कोर्ट जो लोग सेटलमेंट कराते, क्या बोलते हो, आर्बिट्रेशन। इन सब केस में जिसको सर्विस दिया जा रहा है अगर वो जीएसटी रजिस्टर्ड है तो जीएसटी भरेगा, और नहीं तो कोई नहीं भरेगा। 5 नाम याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे XYZ लिमिटेड का 49 लाख टर्नओवर है, पक्का जीएसटी रजिस्टर्ड होगा, उसको एलसीएम के अंदर जीएसटी भरना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर एक्स रिसीव्स एडवांस पेमेंट फॉर प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक सर्विस इन फ्यूचर। कौन जीएसटी देगा और क्या जीएसटी है भी लगेगा भी? बोलो बोलो, एडवांस पे जीएसटी लगता है क्या? सर सर्विस के केस में लगता है। वेरी गुड, यही बोलना था। गुड्स के केस होता तो नहीं लगता, सर्विस का केस है तो लगेगा, तो और कौन देगा? सर जो मिस्टर रजिस्टर्ड। हाँ मिस्टर एक्स रिसीव्स एडवांस पेमेंट, यानी मिस्टर एक्स सेलर है हाँ तो मिस्टर एक्स से भरेगा, यहाँ तो आरसीएम नहीं लग सकता। हाँ
तो देखो मिस्टर एक्स रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट ऑफ एडवांस मनी इज हियर एग्री टू प्रोवाइड सर्विस इन फ्यूचर। हालांकि इतना कम लिख के आना नहीं होता, आपको बात लिखना पड़ता है कि गुड्स में एडवांस नहीं लगता, सर्विस में लगता, तो यहाँ पे और आरसीएम एप्लीकेबल होगा नहीं, ये बात लिख के आगे आंसर करना, इतना छोटा मत लिख के आ जाना। ये लोग आपका बुक कभी कभी गजब ही काम करता है। लॉ का आंसर लिखा है तो ऐसा लिखा है कि खत्म ही नहीं हो, और टैक्स में लिख रहा है तो ऐसे लिख दिया एक लाइन में कि जैसे कोई मतलब ही नहीं है। पी एंड कंपनी, अ पार्टनरशिप फर्म प्रोवाइड सिक्योरिटी सर्विस टू आरटी लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। बोलो, सिक्योरिटी सर्विस पे आरसीएम है? हाँ, और किसको मिल रहा है सिक्योरिटी सर्विस? आरटी लिमिटेड। और ऊपर से बता भी दिया कि वो रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी है, तब तो आरटी लिमिटेड भरे गए, है ना। तो देखो, देखा जाए तो बहुत अच्छा आंसर था। सर 4 क्वेश्चन दिया 7 नंबर में, 3 ही दिया, 4 क्वेश्चन दिया 7 नंबर में। अगर एक या दो गलत भी हो जाए तो एक और दो राइट भी तो होगा। हाँ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन अटेंड करने के लिए। Certain goods are sent by Mr. X on sale on approval return basis to Mr. Y on 22 अप्रैल। हम आपको सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे गुड्स भेजे हैं, हम X से आप Y हो। कब भेजे हैं? 22 अप्रैल को। सप्लाई ऑफ गुड्स कंफर्म्ड एंड इनवॉइस इज इशूड। आप कंफर्म कब किया और इनवॉइस कब इशू हुआ, दोनों बता रहे हैं। दोनों ही अगर 20 अगस्त को होता तो, दोनों ही अगर 22 नवंबर को होता तो। एंड पेमेंट इन ईच ऑफ द केस इज मेड ऑन 23 नवंबर। पेमेंट इन ईच केस, अच्छा पेमेंट हुआ है दोनों ही केस में 23 नंबर को। तो पहले एक केस पकड़ते हैं। हम आपको गुड्स भेजा 22 अप्रैल को, आप अप्रूवल दिए 20 अगस्त को, 6 महीने के अंदर है। हाँ सर। लेकिन सेकंड केस में 6 महीने के अंदर नहीं है। यहाँ पेमेंट से कोई मतलब होता है क्या गुड्स के केस में? नहीं सर। इनवॉइस अगर टाइमली इशू हुआ है, हाँ इनवॉइस टाइमली इशू हुआ है। तो देखो यहाँ पे वही आंसर लिखा। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इज इमटेरियल इन केस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स। अगर इनवॉइस टाइमली इशू हुआ है तो 23 नवंबर फालतू डेट है, ये बात पहले लिख दिया, ये बात हम लास्ट में लिखता। द टाइम ऑफ सप्लाई शुड बी अर्लियर ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इशू। जब इनवॉइस इशू होना चाहिए और जब इनवॉइस इशू हुआ, दोनों में विचेवर इज अर्लियर। यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ इशू इनवॉइस। हाँ, लेकिन एक बात है, 6 महीना में कंफर्मेशन आ जानी चाहिए ये सेल ऑन अप्रूवल के केस में। तो ये बात भी हम बोल दिया था आपको। तो देखो पहले रूल लिख दिया और अब सॉल्यूशन लिखा। इन केस 1 द कंफर्मेशन ऑफ सप्लाई ऑकर्ड बिफोर 6 मंथ, thus द लास्ट डेट ऑफ इशू इनवॉइस क्या 20 अगस्त, और इनवॉइस भी 20 अगस्त को इशू हो ही गया, तो यानी 20 अगस्त ही आपका टाइम ऑफ सप्लाई है। समझ में आया आंसर? हाँ सर। हाँ। और सेकंड केस में क्या बोला? क्योंकि कंफर्मेशन हैपन आफ्टर 6 मंथ। गुड्स कब भेजा हम आपको अप्रूवल के लिए? 22 अप्रैल। आप कंफर्मेशन कब दे रहे हो? 22 नवंबर। 6 महीना से लेट। हाँ। तब फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? द पीरियड ऑफ 6 मंथ एक्सपायर्स ऑन 21 अक्टूबर। उसी डेट पे इनवॉइस इशू होना पड़ेगा। फिर 6 महीना कब खत्म हो रहा है? 21 अक्टूबर को। तो 21 अक्टूबर तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ है। नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा? सिंस द इनवॉइस वाज इशूड ऑन 22 नवंबर, तो विच इज लेट अर्लियर कौन होगा? 21 अक्टूबर या 22 नवंबर? 21 अक्टूबर। तो 21 अक्टूबर आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, डिस्कस गिव द ड्यू डेट एप्लीकेबल फॉर जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B एंड जीएसटीआर 4। डेट ऑफ फाइलिंग्स बताना है। देखो कैसे लिखा। पहले बोला जीएसटीआर 1 का, तो ड्यू डेट क्या होता है? अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम में हो, मतलब क्वार्टरली स्कीम में हो, नहीं हो, सॉरी क्वार्टरली स्कीम में नहीं हो, तो आपके लिए लास्ट डेट क्या है जीएसटीआर 1 फाइल करने का? अगले महीने का 11 तारीख। और अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम में हो तो क्वार्टर खत्म होने के अगले महीने की 13 तारीख। ठीक है। आपको ये आईएफएफ वाला डेटा नहीं भी लिखने से चलेगा।
इतना डिटेल आप नहीं समझ पाओगे। IFF वगैरह आपके अभी उतना GST का डिटेलिंग में नहीं जा सकते आप, लेकिन एटलीस्ट ये तो बात लिख के आना ही था आपको। ठीक है, 11 तारीख और 13 तारीख क्वार्टरली वालों के लिए क्वार्टर खत्म होने के अगले महीने का 13 तारीख, और मंथली वालों के मंथ खत्म होने के अगले महीने का 11 तारीख के अंदर GSTR 1 फाइल हो जाना चाहिए। फिर आया GSTR 3B, इसका फाइलिंग का डेट, अगर आप नॉट QRMP हो, अगेन नॉट क्वार्टरली वाला हो, तो अगले महीने का 20 तारीख, और अगर आप QRMP में हो और आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, अप टू 5 करोड़ है, और इतना स्टेट का नाम याद मत करो, बट ये याद करो कि आप कैटेगरी 1 स्टेट में हो, तो आपके लिए नेक्स्ट मंथ का 22 तारीख, क्वार्टर खत्म होने के नेक्स्ट मंथ का 22 तारीख, और अगर आप कैटेगरी 2 स्टेट में हो तो क्वार्टर खत्म होने के नेक्स्ट मंथ का 24 तारीख। ये वाला आंसर याद करके जाना, बहुत बढ़िया से लिख दिया एक ही जगह सब कुछ, एक ही आंसर में आपका पूरा इनवॉइस ये रिटर्न फाइलिंग का डेट का काम खत्म हो जाएगा। बाकी आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, GSTR 4 कंपोजिशन वालों के लिए होता है, जो लोग कंपोजिट स्कीम लेते हैं, तो अगर वो लोग के लिए वो लोग को 2 रिटर्न फाइल करना पड़ता है। तो GSTR 4 भरने का लास्ट डेट आपको पूछा है खाली, आप वही लिख के आना 30 अप्रैल, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ये वाला आंसर आप अच्छे से याद करके जाना, आपका एक ही आंसर में पूरा रिटर्न फाइलिंग का डेट का काम याद हो जाएगा। बात क्लियर है मेरा? हाँ हाँ सर। सर। लास्ट आंसर, a commodity is imported into India from a country covered by notification issued by central government of the custom tariff act। एक कमोडिटी हम इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं, एसेसिबल वैल्यू फॉर लिविंग बेसिक कस्टम ड्यूटी माना गया 12,62,500, क्वांटिटी इंपोर्ट आपका 500 kg, बेसिक कस्टम ड्यूटी है उस पर 10%, IGST 18%। एक और चीज जो आपको याद रखना है, जो क्वेश्चन कभी बोलेगा नहीं, SWS HWS कितना है? 10%। हाँ, वो याद करके लिख के आना है। अब यहाँ पे बोला है, एज पर द नोटिफिकेशन द एंटी डंपिंग ड्यूटी विल बी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ कमोडिटी कैलकुलेटेड एंड एट द रेट $50 per kg एंड द लैंडेड वैल्यू ऑफ द कमोडिटी एज इम्पोर्टेड। एंटी डंपिंग ड्यूटी भी सरकार लगा रखा है। आपको बोला है लायबिलिटी ऑफ नॉर्मल ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी दोनों कैलकुलेट करके दिखाओ। एटलीस्ट नॉर्मल ड्यूटी तो करेक्ट करके आ ही सकती हो, एंटी डंपिंग गड़बड़ भी करके आते थे, क्योंकि देखो एसेसेबल वैल्यू बता दी है, तो वो कितना होगा? 12,62,500। उस पर पहले बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाओगे 10%, उस बेसिक कस्टम ड्यूटी का 10% क्या होगा? HWS। हाँ ये आपका आ गया लैंडेड वैल्यू। इस पे IGST की नहीं लगा दिया पहले। ओ अच्छा, अब ये गलती आपका होने का उम्मीद रहता है, क्योंकि अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी गलत कैलकुलेट कर लिए तो आपका IGST भी रॉन्ग आ जाएगा, क्योंकि IGST तो सब पे लगेगा, बेसिक और एंटी डंपिंग दोनों पे। चलो ठीक है, अब एंटी डंपिंग जाने यहाँ पे। देखो क्या बोला है, आप जिस दिन इंडिया में माल मंगाया, कितना केजी माल मंगाया आप? 500 kg। 500 kg। हाँ गवर्नमेंट मान रहा है कि आप पे $50 US करके एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगा, यहाँ बता दिया देखो क्वेश्चन में। ये आपको याद नहीं करे, ये कोई आपको याद करने का चीज नहीं है, क्वेश्चन में बताएगा कि गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, हम एंटी डंपिंग ड्यूटी कितना पे लगाएंगे, कितना एंटी डंपिंग ड्यूटी होगा, डिफरेंस बिटवीन आपका वैल्यू, कमोडिटी का लैंडेड वैल्यू, या फिर नहीं, पहले क्या सुनो मेरा बात, यहां पे क्या बोला, गवर्नमेंट बोलता है एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएगा डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ कमोडिटी कैलकुलेटेड एज पर $50,000 50 per kg और $1 का दाम ₹70 एंड द लैंडेड वैल्यू। तो आपका लैंडेड वैल्यू तो आप निकाल ही लिए नॉर्मल ड्यूटी लगा के, HWS और बेसिक कस्टम ड्यूटी लगा के लैंडेड वैल्यू निकाल दिए। अब गवर्नमेंट क्या बोला, आप कितना केजी माल मंगाए? 500 kg। गवर्नमेंट कितना ड्यूटी लगाएगा? 1 kg पे $50, तो मतलब गवर्नमेंट $US 25,000 का एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएगा, उस पर $1 का दाम ₹70 माना है।
तो 25,000 इंटू 70 कितना आएगा? 17,60,000। यानी ये ड्यूटी और लग जाएगा आपका। ये डिफरेंस, सॉरी क्या बोला था, एंटी डंपिंग ड्यूटी कितना होगा? आपका लैंडेड landed वैल्यू value का और इस वैल्यू का डिफरेंस। तो आपका लैंडेड वैल्यू कितना है? 14,01,375। और आपका गवर्नमेंट की वो एंटी डंपिंग के लिए वैल्यू कितना मार रहा है? 17,50,000। दोनों का डिफरेंस 3,48,000। तो ये भी लग जाएगा। ठीक बात। हाँ 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 आईजीएसटी इस मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट होगा। इंडिया में जो वैल्यू मानते हैं आईजीएसटी उस पे लगता है। आईजीएसटी 17,50,000 पे आएगा, 3,15,000 और, तो आपका टोटल ड्यूटी कितना पेबल हो गया? 3,15,000। ये एंटी डंपिंग ड्यूटी 3,48,000। बेसिक ड्यूटी नहीं कैलकुलेट की। बेसिक ड्यूटी कितना है? ये दोनों जोड़ के कितना आ रहा है? वैल्यू बाय जरा निकालो तो। सर ये पूरा जोड़ के तो फिर उसके ऊपर आईजीएसटी लगाया है। आईजीएसटी लगाया 17,50,000 रुपये। हाँ सर, वो ऊपर से जोड़ के भी 17,50,000 ही आ रहा है। अच्छा ठीक है। हाँ तो पूरा को जोड़ के आईजीएसटी लगाया हाँ और फिर टोटल ड्यूटी निकाल लिया। देखो ए बी ई एफ सबको जोड़ लिया तो टोटल ड्यूटी कितना पेबल है वो आ गया। ठीक है।